उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। एक खूबसूरत रूमानी सफर रहा है इनका। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। वो संगीत का सुनहरा दौर था और सुनहरे दौर के एक गुनगुनाते हुए नायक थे ये। ओ मैला नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं तुझे निगाहों में, तू खो न जाए। ओ मैला। अपने जमाने के इस रोमांटिक हीरो का विविध भारती पर आपने किया है बरसों बरस इंतजार। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। तो अब इंतजार की घड़ियां होती हैं खत्म और उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में आपसे मुखातिब हो रहे हैं विश्वजीत। गले लग जा मेरे सपने, मेरे अपने, मेरे पास गले लग जा। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में विश्वजीत की यादों का सिलसिला। इनसे बातचीत की है निम्मी मिश्रा ने। सभी श्रोताओं को नमस्कार। दोस्तों, जब जब जिंदगी में ऐसे पल आते हैं कि जिनसे गुजरे जमाने की यादें ताज़ा हो जाती हैं, तो फिर तो पूछिए ही मत, कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है और हमारी आंखों के सामने चलचित्र की तरह जिंदगी की यादें एक एक करके सामने आती हैं। वैसे हम सभी को अपनी हसीन खुशनुमा यादों में खो जाना बहुत अच्छा भी लगता है, पर अगर यादें फिल्मी दुनिया के जाने माने कलाकार की हों, उनकी फिल्मों की हों, तो क्या बात है। उजाले उनकी यादों के विविध भारती का एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम अपने ज़माने के नामी गिरामी कलाकारों के अतीत में झांकने की कोशिश करते हैं। उनकी सुनहरी यादों का उजास गुजरे हर पल को जीवंत कर देता है। वैसे भी फिल्में और रुपहले पर्दे के कलाकार हम सब की ज़िंदगी से बहुत गहरे से जुड़े होते हैं। उनके बारे में जानना हमें बहुत ही अच्छा लगता है। उजाले उनकी यादों की आज से इस कार्यक्रम में अपने ज़माने के मशहूर अभिनेता, या यूं कहें कि 60 के दशक के चमकते सितारे विश्वजीत, यानी विश्वजीत चटर्जी, उनकी यादों के उजाले से कार्यक्रम रोशन होगा। हम सभी श्रोताओं के साथ मिलकर स्वागत करते हैं विश्वजीत जी का। नमस्कार। नमस्कार विश्वजीत जी, हमें बहुत ही खुशी हो रही है और हम आपसे बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं, पर शुरुआत बचपन से करते हैं। कैसा था आपका बचपन? बचपन मतलब मेरे डैडी डॉक्टर थे और आर्मी में थे, तो हमारा बचपन जो है डैडी के साथ साथ हमें कुछ महीनों के बाद ट्रांसफ़र हुआ करता था। तो मेरा बचपन बहुत ही हेक्टिक रहता था। मतलब अभी इस स्कूल में हूँ, वहाँ से डैडी का ट्रांसफ़र हो गया, मेरठ से कानपुर, कानपुर से लाहौर, लाहौर से कराची, ऐसे ही मतलब उस टाइम में इट वाज अनडिवाइडेड इंडिया। तो अभी जो पाकिस्तान है वहाँ भी मेरा बचपन में हम बहुत खेले हैं पाकिस्तान में, लाहौर, कराची, हर जगह। फिर मेरे डैडी वार में चले गए, इराक, ईरान, बगदाद, वर्ल्ड वार में। तो उस टाइम में हम कलकत्ते में रहने लगे, तो मेरा पढ़ाई सब वहीं हुआ करता था। काफ़ी दिन तक वो डैडी का ख़त नहीं आता था। उन दिनों में जो मेल नहीं आता था। तो मुझे याद है मेरी मम्मी रोती थी, बहुत सोच में पड़ जाती थी, जो होता है नेचुरली। और मैं बहुत छोटा था। मेरी मम्मी बहुत खूबसूरत थी
हाँ, आप उनके बेटे हैं, ये तो पता ही है कि आपकी खूबसूरती के पीछे माँ की खूबसूरती दिखती है। और मैं इकलौता बेटा था। अच्छा। मेरा कोई भाई बहन कोई नहीं था। एक आर्मी ऑफिसर का बेटा था, इसलिए मेरा देहरादून मिलिट्री एकेडमी में एक सीट था। अब लोगों को मालूम होगा कि हर एक ऑफिसर का बेटे का एक सीट रिजर्व रहता था। तो मुझे जाना चाहिए था एक्चुअली इंडियन आर्मी में, लेकिन तकदीर का खेल हुआ नहीं। मैं मतलब डॉक्टर का बेटा एक्टर बन गया। वैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर भी बन सकता था। हाँ, ज़रूर बन सकता था, लेकिन पता नहीं बचपन से पेंटिंग का बड़ा शौक था मेरा। मैं कोई भी नेचर में मतलब पहाड़ देखूं, किसी को देखूं, घोड़ा, हाथी, सब मैं स्केच करता था, पेंसिल स्केच। फिर मैं वो चारकोल होता है ना, हाँ, उस कोयले से मैं ये करना शुरू कर दिया पेंटिंग। फिर बाद में वाटर कलर ये सब शुरू कर दिया था। प्रैक्टिकली वो भी था। और मेरा बनाया हुआ कार्टून, वहाँ का एक मशहूर बंगाल में था एक फिल्म मैगजीन उल्टो रात बोल के, वेरी फेमस। उसमें मेरा कार्टून निकलता था विश्वजीत के नाम से। अच्छा, तब कितने छोटे थे आप? उस टाइम में मैं थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन ये मैं जो बचपन का बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा आगे चला गया। लेकिन ये जो पेंटिंग, कार्टून, ये सब मेरा बचपन से था। एंड म्यूजिक सुनने से मैं भागता था। आई वॉज अ म्यूजिक लवर। अच्छा। शुरू से ही रविंद्र संगीत हो, फोक सॉन्ग हो बंगाल का, नॉट ओनली बंगाल, पंजाब का फोक सॉन्ग हो, क्योंकि मैं सिर्फ बंगाल में नहीं था। मैं तो आपको मैंने बताया जैसे पूरा देश घूमे थे। ये मेरे डैडी की वजह से हर जगह मुझे घूमना पड़ता था। तो बचपन से लोग आज मुझसे पूछते हैं, आपका हिंदी सुनने से हमको लगता नहीं कि आप बंगाली हैं। तो मैं बोलता हूँ मेरी जो परवरिश हुई है वो बंगाल के बाहर ज़्यादा, तो इसलिए शायद मैं बेटर बोलता हूँ बाकी बंगालियों से। तो जो भी हैं, ये पेंटिंग, म्यूज़िक, देन एक्टिंग। तो मैं उन दिनों में फिल्म देखना मना था बचपन में। जब मैं स्कूल में पढ़ता था बिल्कुल मना था। मुझे याद है कि हम लोग बच्चों के लिए सिर्फ लॉरेल हार्डी और टार्जन एंड चार्ली चैपलिन, ये 3 हम लोग अलाउड थे, इन तीनों का फिल्म। तो हम लोग इंतज़ार करते थे कब लॉरेल हार्डी की फिल्म रिलीज़ होगी। वो हमें बड़े भेज देते, जाओ देख के आओ बेटा। बट फिल्म पसंद नहीं था किसी को। बड़े जो है वो लोग देखते थे। और उन दिनों में फिल्में ज़्यादा नहीं बनती थी। हाँ, इतनी नहीं बनती थी। और लोगों को थिएटर में जाना पड़ता था। तो जो भी है हमारा एक नेचुरल पता नहीं एक आ गया कि एक्टिंग, पेंटिंग एंड सिंगिंग। तो मैं गाना भी गाता था। ये फोक सॉन्ग कोई गा रहा है वो मैं कोशिश करता था। कोई टैगोर सॉन्ग रविंद्रनाथ का गाना वो मैं गाता था। काजी नजरुल इस्लाम का जो गाना है नजरुल गीती, वो मैं गाता था। बाकी हिंदी गाना, तो हर एक किस्म का गाना, धुन मुझे बड़ा अच्छा लगता था। म्यूज़िक तो मेरे अंदर एक म्यूज़िक है, शुरू से, बचपन से है। आई डोंट नो। तो लोगों ने मुझसे पूछा कैसे हुआ आपका, तो डैडी जो है वो तो डॉक्टर हैं, बहुत डिसिप्लिन है। मैंने उनको ये जवाब दिया कि मेरी माता जी का बड़ा शौक था ये ड्रामा वामा करने का। उनका एक महिला समिति, वो महिला के साथ वो महिला समिति करती थी, सोशल वर्क करती थी, लोगों का ब्लड बैंक के लिए जाती थी। देन ये चित्रांगदा, श्यामा, ये जो सब जो नाटक रविन्द्रनाथ टैगोर का जो क्लासिक्स, उसका डांस ड्रामा वगैरह वो करती थी खुद। अच्छा। तो ये हम भी साथ जाते थे, हम देखते थे। वो देख के एक अंदर से एक्टर को जो जन्म आप कह सकते हैं, ना, एक बीज आप जिसे कह सकते हैं, वो एक शुरू हो गया मेरे अंदर। और थोड़ा और बड़ा होने के बाद मेरा मामा जी जो थे उनका अपना एक ड्रामा का क्लब था। वो खुद एक्टिंग करते थे, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं थे, अपने ये सब दोस्तों के साथ। हाँ, तो उसमें मुझे छोटा मोटा रोल, आजा ये रोल तू कर ले। अच्छा, तो आपने जैसा कहा, मैं बीच में आपको रोक रही हूँ, कि आपको गाने से बड़ा शौक था। तो बचपन के ज़माने का कोई गाना आपको याद आ रहा है ऐसी जो आप बचपन में गुनगुनाते हो? जी जी जी। कौन सा गाना? साइगल साहब का बाबुल मोरा नैयारे छूट जाए, सुपर सॉन्ग, बहुत सुपर वो गाना। देन SD बर्मन का बंगाली गाना था, ताजमहलेर मोर मोरेगा था कबीर सुजौल, इस टाइप का गाने। देन पंकज मल्लिक का पिया मिलन को जाना, इस टाइप के गाने। चल चलते नौजवान, दादा मुनि का गाया हुआ अशोक कुमार। जी हाँ, जी हाँ। मेरा बुलबुल सो रहा है, ये सब गाने उस टाइम में बहुत पॉपुलर थे। तो यही सब गाने हम गुनगुनाते थे, कोशिश करते थे गाना गाने के लिए। और लोग मुझे बुला के बोलते यार ये गाना गाओ, पंकज मल्लिक का ये गाना गाओ, ये गाना सुनाओ ज़रा। तो हम गाते थे जितना हो सकता था।
बात चल रही है अशोक कुमार जी की, तो एक गाना उन्हीं का सुनवा देते हैं। चल चल रे नौजवान, चलो संग चले हम, चल चल रे नौजवान, चलो संग चले हम। दूर तेरा गाँव और थके पाँव, फिर भी राहगीर तुम क्यों नहीं आगे। तुम हो मेरे संग, आशा है मेरे संग, तुम हो मेरे संग, हिम्मत है मेरे संग। मेरे साथ साथ रहो तुम कदम कदम, मेरे साथ साथ रहो तुम कदम कदम। चलो संग चले हम, चलो संग चले हम। किसने किसने किया मुझको इशारा, दूर की मंजिल से मुझे किसने पुकारा। किसने किया मुझको इशारा, दूर की मंजिल से मुझे किसने पुकारा। ममता ने पुकारा, बंधन ने पुकारा, तुम ही सिखा रहे हो मुझे गीत ये हरदम। चलो संग चले हम, चलो संग चले हम। कुहू कुहू बोलो मेरी कोयलिया, मन में मिठास घोलो मेरी कोयलिया। कुहू कुहू बोलो मेरी कोयलिया, मन में मिठास घोलो मेरी कोयलिया। कौन सा न सुनोगे जरा ये तो बता दो, कौन सा न सुनोगे जरा ये तो बता दो। वीणा के बिखरे हुए तार सजा दो, वीणा के बिखरे हुए तार सजा दो। आज दोनों गाते हुए जीवन सरगम, आज दोनों गाते हुए जीवन सरगम। चलो संग चले हम, चलो संग चले हम। चल चल रे नौजवान, चलो संग चले हम। चल चल रे नौजवान, कहना मेरा मान मान। चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान। दूर तेरा गाँव और थके पाँव, फिर भी तू हरदम आगे बढ़ा कदम। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान। तू आगे बढ़े जा, आफत से लड़े जा, आंधी हो या तूफान, फटता हो आसमान। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान। ये है जिंदगी का कारवां, आज यहाँ और कल वहाँ। फिर क्यों तेरा दिल हुआ अधीर, फिर क्यों तेरे नैनों में नीर। फिर क्यों तेरा दिल हुआ अधीर, फिर क्यों तेरे नैनों में नीर। फिर क्यों तेरे प्राणों में पीर। तू न सुना मन की बात, कौन सुनेगा, कौन सुनेगा। बंद कर जबान, बंद कर जबान। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान। वैसे भी बंगाल में कल्चर से जुड़ाव बहुत ज़्यादा है, जी जी, संगीत से, और घर घर में उसका प्रचलन है। तो आपका जो शुरुआत हुई जी। कलाकार जनने की, वो आपकी माता जी के प्रभाव में आके जी, ज़्यादा जी, है, जी। और डिसिप्लिन जो जिंदगी में रहा वो पिताजी आर्मी में थे इसलिए। जी। तो वैसे आपको शौक नहीं था कि आप आर्मी में जाएं, कभी दिल में नहीं आया? नहीं, मैं आर्मी को बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि आर्मी जो है कि एज बिकॉज माई फादर वॉज इन द आर्मी एंड वो गए थे वर्ल्ड वार में,
तो एक आर्मी का जो बचपन से मैंने जो डिसिप्लिन और सब देखा, उन लोगों का स्पोर्ट्स, उन लोगों का जो रहन सहन, मिलिट्री मेस में जाके लिमिटेड खाना, सब कुछ बचपन से मैं देखता था, तो मैं बहुत एडमायर करता था ये सब चीज़ें। एंड आर्मी मेरी ज़िंदगी में बहुत एक मायने रखता है। जब भी मैं कहीं पे भी गया हूँ, वहाँ के जो आर्मी, उन लोगों से मैं मिलता था, उन लोगों के साथ पार्टी करता था। बाद में जब हम शूटिंग के लिए कहीं गए हैं, मैं ये नहीं भूलूंगा कि एक फिल्म की शूटिंग के लिए हम लोग रोहतांग पास मनमोहन देसाई के शूटिंग के लिए हम गए थे। वहाँ वो बर्फ़ खोद के ये जवान्स लोग हमें ले गए थे। 1-1.5 घंटा शूटिंग कर पाते थे, एंड वो जवान्स लोग हमें पिलाते थे, नहीं तो उस ठंडी में इट्स इम्पॉसिबल टू वर्क, काम करना बहुत मुश्किल था। तो मैं और मुमताज़ हम दोनों वहाँ गए थे गाने के लिए, मनमोहन देसाई की शूटिंग, शरारत फिल्म। हाँ। तो वहाँ भी आर्मी को हम लोगों ने बहुत धन्यवाद दिया। ऐसे करके हम जहाँ कहीं पे भी हम जाते थे, आर्मी के साथ हमारा मुलाकात ज़रूर होती थी। मैंने एक बंगाली फिल्म की शूटिंग के लिए गए थे हजारीबाग, वहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स थे, तो उन लोगों ने हमें इतना मदद किया शूटिंग में। तो लास्ट डे शूटिंग का, तो हमने उनके लिए एक एंटरटेनमेंट का अरेंजमेंट किया। वो हमने खुद गाना गाया, हमारे साथ जो साथी कलाकार थे सभी ने भाग लिया, जवान्स के साथ हमने पार्टी की। तो ये एक मतलब जुड़ाव आपका शुरू से। पर बस आपने जाने की सोची नहीं कि मैं आर्मी में जाऊं? नहीं, मेरा तो ट्रैक चेंज हो गया बचपन से ही। मैं मंच में प्रोफेशनल नहीं थे, फिर भी मैं पार्ट शुरू कर दिया अपना रोल। स्कूल कॉलेज में ये रोल मिलता था, जो रोल मिलता था मैं करता था। तो ये करते करते एक आ गया। फिर हमारा वहाँ दुर्गा पूजा हुआ करता था। मेरी मौसी थी, उनके घर के सामने एक मैडक स्क्वायर बोलते, एक बहुत फेमस एक जगह है, वहाँ दुर्गा पूजा। तो छोटा विश्वजीत वहाँ जाके देखता था, वहाँ ड्रामा हुआ करता था, बंगाली ड्रामा। तो हम देखते थे वहाँ ऑडियंस बन के। तो कभी नवाब सिराजुद्दौला, कभी केदार रॉय, कभी इस टाइप के सब ड्रामा, और लोग कैसे तालियां बजा रहे हैं अच्छे परफॉर्मेंस के ऊपर, लाइट्स कैसे फोकस करते हैं, ये सब हम देखते थे। देख के हमारे अंदर एक्टर विश्वजीत जाग उठा तो उसके बाद हमें ऐसा लगा कि हमें एक्टर बनना है, ये तालियां हमें मिलनी चाहिए। वो लक्ष्य बन गया, मतलब सपना आंखों में वही रहा जी, अभिनेता बनने का। तो भगवान ने पूरा कर दिया। आइए शरारत फिल्म का ये गाना सुनते हैं। बचता रहे हैं, दिल हमारा था, हमने हारा था, तुम पे वारा था, दिल ने प्यार किया है एक बेवफा से, दिल ने प्यार किया है एक बेवफा से। हमसे वादे किए थे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है वो वादे, कल तुमने जो हमसे खाई थी कसमें, कहाँ है कहाँ है कहाँ है वो कसमें, न इतराइए न मुस्काइए शर्माइए, दिल हमारा था, हमने हारा था, तुम पे वारा था, दिल ने प्यार किया है एक बेवफा से, दिल ने प्यार किया है एक बेवफा से।
पूजा है हमने, जरा याद कीजिए वो रातें सुहानी, हम राज थी तुम मेरी जिंदगी की, मगर आज बदली हुई है, कहाँ गया ये क्यों हो गया, समझ ना सका दिल हमारा था, हमने हारा था, तुम पे वारा था, दिल ने प्यार किया है एक बेवफा से, दिल ने प्यार किया है एक बेवफा से। बदन सबसे मुमताज थी तुम, महल प्यार का एक बनाया था मैंने, ये किसकी नजर से जला आशियाना, बड़े नाज से घर सजाया था मैंने, लुटी जिंदगी मिट्टी बंदगी, मिली बेकसी दिल हमारा था, हमने हारा था, तुम पे वारा था, दिल ने प्यार किया है एक बेवफा से, दिल ने प्यार किया है एक बेवफा से, पछता रहे हैं। अच्छा, आप जब कॉलेज में पढ़ते थे तो पढ़ाई में ज़्यादा मन लगता था कि ये सब ड्रामा वगैरह में? ड्रामा, गाना और स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा क्रिकेट। मैं आज भी क्रिकेट का दीवाना हूँ, आज भी क्रिकेट के साथ मैं जुड़ा हूँ, और मैं खेलता था थोड़ा बहुत फुटबॉल, हॉकी, देन बैडमिंटन, इवन टेबल टेनिस। कभी कभी मैं जब एक हॉल था वहाँ बड़े बड़े टेबल टेनिस के प्लेयर्स आते थे तो मैं टेबल टेनिस भी खेलता था। लेकिन ये सब जितने भी गेम्स है उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट किया क्रिकेट। तो क्रिकेट हम सीखते थे जाके, कलकत्ते में एक बहुत बड़े ट्रेनर थे उन दिनों में, कार्तिक बोस, आज भी मतलब एक लेजेंडरी थे क्रिकेट। तो क्रिकेट मैं उनसे सीखता था। हमने प्रोफेशनल कभी क्रिकेट प्लेयर बने नहीं, ना मैं बनना चाहा, लेकिन बहुत सारे क्रिकेट मैचेस हम खेले हैं, एग्जीबिशन मैचेस, ईडन गार्डन्स में, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में। अच्छा। तो ये जो हुआ करता ना, जैसे पार्लियामेंट के मेंबर्स के साथ फिल्म स्टार्स का मैच, अच्छा, या किसी फंड रेजिंग मैच, ऐसा उसमें सारे फिल्म स्टार्स भाग लेते थे साथ में। ये लोग आ जाते थे, कभी कपिल देव, कभी सुनील गावस्कर, कभी महेंद्र अमरनाथ। इवन मैंने मुश्ताक अली साहब के साथ खेला ईडन गार्डन्स में। मुझे याद है मुश्ताक अली साहब और लाला अमरनाथ जी लीजेंडरी प्लेयर्स से। मुश्ताक अली के साथ मैं खेल रहा हूँ ईडन गार्डन्स में, उनके साथ बैटिंग कर रहा हूँ। ये मेरे जीवन में मतलब मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, भले ही वो एग्जीबिशन मैच क्यों ना हो। मुश्ताक अली एक तरफ है, एक तरफ मैं, और लाला अमरनाथ बॉलिंग कर रहे हैं। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कभी कि ये होगा जिंदगी में। मतलब आपका सपना जो था वो पूरा हो गया। मैं इंडियन टीम या उसमें तो नहीं खेल पाया है, उसके आसपास भी नहीं पहुंचा, लेकिन उन लोगों के साथ मैदान में क्रिकेट खेला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ ये लोग जुड़े हुए हैं। ये बीसीसीआई जो लास्ट हुआ था अभी, उनमें हम मिले हैं। सलीम दुरानी साहब मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सब मिले। सुनील गावस्कर मिले, अजीत वाडेकर मिले, दिलीप भेंगसरकर मिले, गुंडाप्पा विश्वनाथ मिले। ये लोग लीजेंडरी सब प्लेयर, सबसे मुलाकात हो गई। बाकी सुरेश रैना को मैंने बोला, उसी रात को वो लोग वेस्ट इंडीज़ जा रहे थे पूरी टीम के साथ। मैंने सुरेश को बोला, सुरेश रैना को, भाई मतलब जीतने की कोशिश करूँगा, जीत के आऊँगा। और उसने वेस्ट इंडीज़ में रियली दिखा दिया कि जीत के आया वो। मैं रात को भी मैच होता है तो मैं आज भी देखता हूँ रात जाग के। अच्छा, पर उस समय आप इतने सब अपने जो शौक हैं उनको कैसे मैनेज करते थे? पढ़ाई, स्टेज और खेल
और गाना? पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं था, मैंने आपको बता ही दिया ना, मैं आगे नहीं बढ़ पाया ज़्यादा। तो इन चीज़ों में ज़्यादा आगे बढ़ गया। तो ये सब करते करते मेरा यहाँ एक बहुत बड़े एक्टर थे, सत्य बैनर्जी, वो रंगमहल थिएटर के साथ जुड़े हुए। तो उन्होंने बोला, विश्वजीत तुम एक काम करो, तुम अगर एक्टर बनना चाहते हो तो प्रोफेशनल स्टेज पर ज्वाइन करो। तो वो हमें लेकर गए रंगमहल थिएटर में और उन्होंने हमें लिया। लेकिन हम कैसे आए मैं आपको बताता हूँ। मुंबई में, मैंने बॉलीवुड में तो आपने हमें एज ए हीरो ही देखा है, एज ए हीरो ही मैं आया था। वहाँ मुझे एक, उन दिनों में एक्स्ट्रा बोलते थे, लेकिन जूनियर आर्टिस्ट के हिसाब से मैंने ज्वाइन किया। और कई नाइट्स, मैंने कहते 300-400 नाइट्स मैंने वो डायलॉग बोलता गया। एक ही पार्टी सीन, उस पार्टी सीन में मेरा एक ही डायलॉग था। अच्छा। तो सिंसियरली मैंने वो काम किया। तो नेक्स्ट जो ड्रामा हुआ उसमें मुझे थोड़ा बहुत बेटर रोल दिया, एक साइड कैरेक्टर मिला, एक मोटो आकाश नाम का। तो उसके बाद जो ड्रामा हुआ उसमें मुझे फुल हीरो का चांस दिया, एक्सपेला कॉफी बोल के एक सस्पेंस एक ड्रामा। लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे के डिफ़िकल्ट जो स्टेज मेरे सामने आया वो था साहिब बीबी और गुलाम। उसमें जब मुझे हीरो का चांस दिया, भूतनाथ जो कैरेक्टर था जी, मैं घबरा गया, सच बताता हूँ। इट वॉज सो डिफ़िकल्ट कैरेक्टर, और स्टेज के लिए वो रियली पैसिव रोल था। फिल्म में उत्तम जी ने किया था, उत्तम कुमार ने वो रोल किया था, निभाया था, और बहुत हिट फिल्म थी वो। और राइटर जो थे बिमल मित्रा साहब, वो रिहर्सल में आते थे, मैं जब कर रहा था वो बैठते थे सामने, और बीरेंद्र कृष्ण भद्र जो डायरेक्टर थे तो हमें गाइडेंस देते थे। लेकिन हमारे साथ जो लोग थे उन दिनों में बंगाल स्टेज के सब रथी महारथी थे, मतलब बहुत बड़े बड़े एक्टर्स थे। तो हमने वो रोल किया, उन्होंने गाइडेंस दिया। फिर मैं एक दिन उत्तम कुमार के पास पहुंच गया हूँ, क्योंकि उन्होंने ये रोल किया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये रोल स्टेज पर आपको कैसे करना है। तो मैं अपना जो पार्ट है वो लेके उनके पास जाता था, वो मुझे गाइड करते थे, एंड गाइडेंस ऐसे किया उन्होंने, तो मैंने बहुत नाम कमा लिया। और उत्तम जी खुद शूटिंग छोड़ के आके देख के गए। अच्छा, आपके मैं कैसे कर रहा हूँ, फिर उन्होंने मुझे टिप्स दिया था, ऐसे ऐसे करो। वो मेरे सीनियर एक्टर थे, एंड इज़ अ लेजेंडरी एक्टर, बहुत पावरफुल एक्टर थे। तो मुझे उन्होंने बहुत हेल्प किया था इसमें। तो आज मैं उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया है। उनका कोई गाना याद आ रहा है हमारे श्रोता, क्योंकि आपकी बातों के साथ साथ आपकी पसंद के गाने और आपकी यादों से जुड़े गाने भी सुनना चाहते हैं। तो कोई गाना इस वक्त आपको याद आए? उनके साथ मैंने कई फिल्मों में काम किया, इवन मेरे डायरेक्शन में उन्होंने काम किया, मेरे प्रोडक्शन डायरेक्शन में। अच्छा। गाना तो है, बहुत फिल्मों में काम किया, लेकिन बंगाली गाना है ना, उन्होंने बंगाली में किया। तो हाँ, हिंदी में भी उन्होंने कुछ फिल्में की उत्तम कुमार, लेकिन उसमें विश्वजीत नहीं था। हाँ, उसमें विश्वजीत साथ में नहीं थे। पर आपको इस लेकिन पे कोई गाना याद आ रहा हो? उनको अगर आपको मेरी तरफ से एक श्रद्धांजलि मैं बताना चाहूँगा उनको, तो उसमें एक गाना था अमानुष में, अमानुष का, वो बोट के ऊपर गा रहे हैं, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। हाँ, बहुत अच्छा गाना, बहुत प्यारा गाना है वो गाना भी बहुत अच्छी थी। चलिए वो गाना सुनते हैं। किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा,
बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। सागर कितना मेरे पास है, मेरे जीवन में फिर भी प्यास है। सागर कितना मेरे पास है, मेरे जीवन में फिर भी प्यास है प्यास बड़ी जीवन थोड़ा, अमानुष बना के छोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। कहते हैं ये दुनिया के रास्ते, कोई मंजिल नहीं तेरे वास्ते। कहते हैं ये दुनिया के रास्ते, कोई मंजिल नहीं तेरे वास्ते। नाकामियों से नाता मेरा जोड़ा, अमानुष बना के छोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ है समूड़ा। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपसे मुखातिब हैं विश्वजीत। इनसे बातें कर रही हैं निम्मी मिश्रा। गाने से पहले विश्वजीत जी हम बात कर रहे थे कि आपको क्रिकेट का बहुत शौक था और अभी है। मतलब उस जमाने में तो आप बिल्कुल खेलते थे, अभी देखते हैं खेलने का मौका भी मिलता है आज। हाँ, आज भी अगर खेलने का मौका मिले तो मैं थोड़ा बहुत नेट प्रैक्टिस करके उतर जाऊंगा। तो कोई अगर नेट प्रैक्टिस कराए हमें, हाँ। तो मैं ज़रूर खेलूँगा। मुझे बहुत पसंद है क्रिकेट। और आज जो इंडियन टीम जो तरक्की की है, आज जो दुनिया के अंदर ये जो नंबर 1 है टेस्ट मैच और वनडे में 2020 में, ये एक ऐसा लगता है कि ये मेरा विन है। हाँ। मैं जीत गया हूँ। कमाल के सब प्लेयर्स आ जा रहे हैं। इन लोगों का जो जब ये लोग हिट करते हैं, ये लोग बैट चलाते हैं, ऐसा लग रहा है कि ऐसे शॉट हो सकता है। उन दिनों में तो लिमिटेड था इतना। हाँ। मैच भी हम लोग कब मैच देखते थे, हम कभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो, कभी इंडिया वेस्ट इंडीज हो, सीजन में। हमारे टाइम में सिर्फ विंटर में तभी हम लोगों को देखने को मिलता था। आज तो साल भर 12 महीने क्रिकेट चलता है। अच्छा, अब हम फिल्मों की बात पे आते हैं कि आपका स्टेज से लगाव था, आपने बहुत मेहनत की और मतलब मन मुताबिक रोल भी आपको मिला। उत्तम कुमार जी ने आपको इतनी सिखाया, आपकी सराहना की। उसमें फायदा ये हुआ, मैं आपको बताता हूँ। मुझे ये आपको मैंने बताया नहीं कि ये स्टेज के साथ साथ जब मैं थोड़ा बेटर रोल मुझे मिला तो उसमें मुझे फिल्म का चांस मुझे मिला फिल्म में। अच्छा, मतलब स्टेज के साथ साथ फिल्म में चांस मिल गया। हाँ, यही मैं पूछना चाहती थी। जब मैंने स्टार्ट किया तो उन दिनों में एक फिल्म, वो भी एक जूनियर आर्टिस्ट का रोल, डाक हरकरा बोल के एक बंगाली फिल्म बन रही थी। उसमें डायरेक्टर मुझे बुलाया कि आप काम करोगे, तो मैं तो ना बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। तो मैंने बोला ज़रूर करूँगा। लेकिन शूटिंग तो मैंने कर लिया, लेकिन छुपा के, क्योंकि घर वाले बहुत खिलाफ थे उन दिनों में। अच्छा, फिल्म के खिलाफ थे। तो उन दिनों में फिल्म के जाना मतलब लड़का बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, और कुछ है नहीं। एक्टिंग या सिंगिंग को उन दिनों में बहुत प्रोफेशन के हिसाब से कोई जाए, बहुत इज्जत की नज़र से नहीं देखते थे, और इन चीज़ों को वो अच्छी नज़र से नहीं देखें। हालांकि मेरा ये जो सबसे बड़ा मामा जी जो थे, लेकिन प्रोफेशन में घुसने की उनमें हिम्मत शौक किया करते थे। हमें अंदर से सपोर्ट उन्होंने किया। अच्छा। तो मैं
छुपा के काम कर लिया, लेकिन जब रिलीज हुई फिल्म, एक छोटा सा रोल था, एक टेररिस्टिक था, ब्रिटिश के खिलाफ, एक छोटा सा रोल, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट नहीं था, तो मुझे घर छोड़ना पड़ा। देन मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। मतलब आपकी वो फिल्म देखी घर वालों ने? हाँ। फिर डांट पड़ी? जब मैं, डांट पड़ी नहीं, मुझे ऐसा लोगों ने, मतलब घर वालों ने बताया कि भाई आप अगर घर में रहेंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी, हैं, तो हमारी आपकी जो ये जो कजिन सिस्टर्स हैं उन लोगों की शादी नहीं होगी, कोई दूल्हा मिलेगा नहीं। तो मैंने बोला ठीक है, आप लोगों को मैं क्यों तकलीफ दूं, मैं अपना रास्ता खुद तय करूंगा। तो मैं घर छोड़ दिया? घर छोड़ दिया। घर छोड़ के मैं एक छोटा सा, एक मेरे दोस्तों ने मुझे रखा एक छोटी सी जगह पे, एक्टिंग के लिए सब किया मैंने। हाँ। फिर उस जगह से जहाँ मैं रहता था, एक वक्त का खाना मुझे मिलता था, और एक स्पोर्ट्स का दुकान थे, उसमें उनका जो ओनर थे, हम लिपू दादा बोलते थे, वो हमें खिलाते थे। मैं कैसे भूल सकता हूँ, आज भी नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि उनके लिए आज भी मैं जिंदा हूँ। उस टाइम में वो मुझे रात को डिनर खिलाते थे जब मैं नाटक करके आता था, और नाटक करने के लिए जब जाता था वो मुझे पैसे दे देते थे। वो सेकंड क्लास ट्राम में मैं जाता था रंगमल थिएटर में, वही एक डायलॉग बोलने के लिए। अच्छा, आपने कहा 300 शोज में आपने एक डायलॉग बोला। हाँ। मुझे लगा कि ये जो सेंसिटिव मुझ में था, ये जो लगन, ये जो मैं एक्टिंग में आगे आऊँगा, उसके लिए जो हमारी जो एक प्लेटफॉर्म, वो बहुत सॉलिड बेस बन गया, पुख्ता जो था, लक्ष्य आधार था। आप एक लक्ष्य था निम्मी जी कि हमें यहाँ पहुँचना है, क्योंकि लोगों ने मुझे चैलेंज दे दिया था, घर वाले। अच्छा। कि तुमको क्या लगता है कि तुम इस लाइन में जाओगे तो तुम ये बन सकते हो? उन दिनों का जो बड़े बड़े स्टार्स, हाँ, उनके नाम लेके बोला होगा, आप क्या ऐसा बन सकते? मैं पहुँचने की कोशिश करूँगा, और उससे बड़ा भी तो मैं बन सकता हूँ। अच्छा। चैलेंज जैसा ही मैंने बोल दिया था। आज वो लोग मुझसे पूछते थे, बंगाल से तो आप ही आए, जो कि एक मुंबई में आपने इतना, मतलब टॉप रैंकिंग हीरोज़ के अंदर आप थे, वन ऑफ द टॉप हीरोज़ ऑफ मुंबई फिल्म इंडस्ट्री। तो हम जब इधर आए तो ऐसा लगता था कि बंगाली हीरो नहीं बन सकते। हम जब मुंबई में आए, हमको लगा कि ये बंगाली नरम मिट्टी नहीं है, ये बहुत बहुत हार्ड प्लेस है, कठिन जगह है। और उन दिनों में जो थे, उनके सामने मैं कैसे खड़ा हो पाऊंगा, उसके लिए मैंने अपने आप को तैयार किया। मतलब मानसिक रूप से आप पूरे दृढ़ निश्चय लेके आए एकदम। तो उधर मैं स्पोर्ट्स, अपना बॉडी बिल्डिंग, मैं योगा करता था, और मिस्टर यूनिवर्स थे मनोतोष रॉय, वो मेरा गुरु थे। अच्छा। तो उनके पास मैं योगा सीखता था, बॉडी बिल्डिंग, स्पोर्ट्स, क्योंकि फिजिकल फिटनेस, राइडिंग, ये सब, और क्रिकेट तो मैं खेलता ही था, फुटबॉल, हॉकी, सब। मतलब तन मन से आप पूरी तरह तैयार होकर मुंबई आए। और एक हमने एक उर्दू टीचर भी रख लिया था कलकत्ते में। अच्छा। हाँ, उनके पास मैं उर्दू सीखता था। तो ये सब तैयारी के साथ ही मैं आया, और जब मैं इधर आया तब मैं बंगाली फिल्म में हीरो के हिसाब से मैं एस्टेब्लिश हो गया था। तो हमारी वो जो स्ट्रगल, वो सब खत्म हो गया था। स्टेज पर भी मैं भूतनाथ करने लगा, साथ साथ मेरी कई बंगाली फिल्में सुपर डुपर हिट हो गया। तो उस टाइम में स्टेज पर क्या, विश्वजीत को देखने के लिए लोग आते थे, डेली हाउसफुल, साहब बीबर गुलाम। तो एक दिन मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, देखिए कि मेरे सामने गुरुदत्त साहब, अच्छा, गीता दत्त जी उनकी वाइफ, और अबरार आलवी साहब जो राइटर डायरेक्टर थे हिंदी साहब बीबर गुलाम का, ये तीनों बैठे थे। नाटक खत्म हुआ, गुरुदत्त साहब अंदर आए, ये लोग सारे अंदर आए, बहुत बधाई दी और बोला आपको मुंबई आना है। क्यों? पहले तो उन्होंने मुझे बोला और कल आप आइए, मैं ग्रैंड होटल में ठहरा हूँ, डिनर के लिए बुलाया। अच्छा। तो वहाँ का जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर थे वो लाडिया फिल्म्स के, उनको उन्होंने बोला विश्वजीत का टिकट बना दो। उन दिनों में स्टेज 3 दिन हुआ करता था, गुरुवार का दिन, शनिचर और संडे 2 शो। उन्होंने बोला आप मंडे मॉर्निंग फ्लाइट से आ जाइए और आप गुरुवार के दिन सुबह पहुंच जाइए, आपको 3 दिन के लिए आना है मुंबई। मैं आया, वो लेकर गए मुझे और गुरुदत्त फिल्म्स स्टूडियो में मैं गया तो गुरुदत्त साहब ने मेरे साथ बंगाली में बातचीत शुरू कर दिया। उनको बंगाली बहुत अच्छी तरह आता था और गीता दत्त जी उनकी वाइफ थी, बंगाली थी। तो उन्होंने मीना जी से हमारा परिचय कराया, हमारा हीरो है भूतनाथ, मैं जो फिल्म बना रहा हूँ साहिब और गुलाम। तो वहाँ देखा बिमल दत्त साहब भी थे, ही वॉज ओरिजिनल राइटर। जी हाँ। तो गुरुदत्त साहब के साथ वो भी थे। बोला अरे बिमल दा कैसे हैं, क्या है? अरे तुम तो हीरो बन गए अभी हिंदी फिल्म का, तुमको तो गुरुदत्त जी हीरो ले लिया। तो मुझे मालूम था, एक सरप्राइज, मैंने मुझे मालूम नहीं था कि एकदम से मुझे हीरो ले लेंगे।
फिर वहीदा जी से परिचय कराया, फिर वी के मूर्ति कैमरामैन, देन गुरुदत्त स्टूडियो के सारे जितने भी लोग थे सब से हमारा परिचय करके हमारा हीरो है, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली मैं वो फिल्म कर नहीं पाया, मैं वापस चला गया कलकत्ता। फिर मैंने वो साहब और गुलाम नाटक में काम करना शुरू कर दिया और बंगाली फिल्म में। तो कोई खास वजह रही? वजह ये था कि गुरुदत्त साहब ने मुझे एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहा था। वो उन दिनों में एक्चुअली मेरा जिंदगी की शुरुआत, तो मैं अपने आप को बांधना नहीं चाहता था। तो बाकी कई बुजुर्गों से मैंने सलाह लिया, बोला इट्स अप टू यू। मैं बोला मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इतना बड़ा फिल्म मेकर का ये ऑफ़र मैं कैसे ठुकरा हूँ। लेकिन बहुत सोचने के बाद मुझे उनको ना बोलना पड़ा कि मैं उनके साथ काम नहीं कर पाया। अच्छा। लेकिन गुरुदत्त जी का जितनी भी फिल्में हैं वो मैं भूल नहीं सकता। प्यासा, कागज़ के फूल, साहिब और गुलाम, एक से एक, आर पार, 55, हर फिल्म मैंने कई बार देखा। तो मुझे बहुत दुख हुआ था। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद ही स्टेज पर आए हेमंत कुमार जी। अच्छा। उन्होंने कहा मैं विश्वजीत एक फिल्म बना रहा हूँ, उस फिल्म में मैंने तुमको हीरो लिया, लेकिन स्टेज छोड़ना पड़ेगा। स्टेज कैसे छोड़ूँ, एवरीडे हाउसफुल चल रहा है। ये थिएटर के जो मालिक हैं वो हमें छोड़ेंगे नहीं, हमारा एग्रीमेंट नहीं है कि अभी मैं स्टेज छोड़कर चला जाऊँ। लेकिन उन्होंने बोला स्टेज नहीं छोड़ोगे तो मैं फिर शूटिंग कैसे करूँगा, यू हैव टू बी देयर, मुंबई में तुमको परमानेंटली आना है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया मालिकों को, तो उन दिनों में मालिक इतने अच्छे थे। बोला अगर तुम्हारा तरक्की होता है ज़िंदगी में, आप आगे बढ़ सकते हो तो हम एग्रीमेंट फाड़ देते हैं। अरे वाह। तो उन्होंने सेक्रीफाइस किया और मैं छोड़ने के कुछ दिनों के बाद ये साहिब और गुलाम नाटक भी बंद हो गया। अच्छा, बात आगे बढ़ाएं हेमंत कुमार साहब के साथ जो आपकी चली कि वो हीरो आपको ले रहे हैं। आपने अभी बात की थी गुरुदत्त साहब की कि उन्होंने आपको बुलाया और आप उनसे बहुत प्रभावित थे, उनकी सभी फिल्में आपने देखी। तो इस नोट पे उनका कोई गाना अगर आपको याद आ रहा हो जो आपको बहुत पसंद हो उनकी किसी फिल्म का, वो हम सुनवा देते हैं श्रोताओं को, उनकी याद भी ताज़ा। गुरुदत्त साहब का तो हर फिल्म का हर गाना हिट है। जाने वो कैसे, वाह बहुत अच्छा, ये गाना प्यासा। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली, चाहत के नगमे चाहे तो आहे सर्द मिली। दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बिछड़ गया, बिछड़ गया, बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का था। किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ। हमको अपना छाया अक्सर बेजार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे। उफ
घबराना कैसा गम 100 बार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। अच्छा, हम फिर से आ जाते हैं कि हेमंत कुमार साहब ने आपको कहा कि वो आपको हीरो ले रहे हैं, और आपके जो थिएटर के जो मालिक थे उन्होंने भी कहा कि आप जा सकते हैं, तरक्की करिए। तो फिर जो कहानी मुंबई में आना और फिल्मों में एक साथ बिल्कुल हीरो का रोल मिल जाना, तो दिल में कैसी खुशी हुई उस वक्त, कैसा लगा आपको? खुशी तो उस वक्त भी हुई थी जब गुरुदत्त साहब लेकर आए थे हमें, तो इसमें फिर से मैं खुश हो गया। और प्रैक्टिकली ये मैंने स्टेज और प्रैक्टिकली जो बंगाली फिल्म का जो मैं जितना ज़्यादा फिल्में करता था उससे मैं अलग हो गया। और 20 साल बाद के जब सक्सेस हुआ, सुपर सक्सेस हो गया फिल्म, आप लोगों को मालूम है, बहुत बहुत। तो उस फिल्म के बाद तो एक के बाद एक बॉलीवुड में मैं काम करना शुरू कर दिया। मैं ये जानना चाहती थी कि आप तो नए आए थे, हालांकि आपने बंगाल में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की थी, वहाँ आप एक एस्टेब्लिश आर्टिस्ट थे, पर वहीदा जी के साथ आपको उसमें काम करना था, तो मन में कहीं कुछ थोड़ा सा संकोच या एक डर सा था कि वो तो इतनी एस्टेब्लिश हो चुकी थी तब तक? देखिए, सबसे पहले ये आपसे कहूँगा कि वहीदा जी उस टाइम में एस्टेब्लिश स्टार थी, मतलब उनकी कई फिल्में हिट हुई है और वहीदा रहमान वाज नेम। उन्होंने मेरे साथ काम करने से इनकार नहीं किया, एग्री किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात। तो मैंने कई बार पूछा हेमंत कुमार साहब से, मैं दादा बोलता था हेमंत दा से, सचमुच वहीदा जी काम कर रही हैं मेरे साथ? हाँ, एग्री किया उन्होंने। हमारे आज जो बॉलीवुड में हमारी सक्सेस हुई है, अगर उस दिन वहीदा जी मेरे साथ काम नहीं करती एक नया हीरो के साथ, तो विश्वजीत नहीं बन सकता। हाँ, वही मैं जानना चाहती थी कि आपको, अच्छा, दिल में खुशी भी होगी, डर भी होगा, और एक चैलेंज जैसा भी होगा कि इतनी बड़ी कलाकार के साथ जिनके नाम से फिल्में चलती हैं। मेरी जिंदगी में चैलेंज ही था हमेशा, शुरू से, और आपने स्वीकारा भी उसको? हमेशा, हर मोड़ पे उस चैलेंज को मैंने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। आगे बताऊंगा मेरा क्या क्या चैलेंज लाइफ में हुआ है। अच्छा, 20 साल बाद के तो मुझे तो सारे गाने बहुत अच्छे लगते हैं, तो 20 साल बाद का कहीं दीप जले कहीं दिल गाना हम सुनते हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गाना है कहीं दीप जले कहीं दिल, ये ऑल टाइम हिट का, ये लता जी को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और ये ऑल टाइम हिट सॉन्ग है, हमेशा अच्छा लगता है। तो इसको पिक्चराइज करते वक्त और उस फिल्म में काम करते वक्त 20 साल बाद में आपको किस तरह के अनुभव हुए, वो भी हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। उन दिनों में बंगाली फिल्म जिसमें मैं काम करता था, उसमें कोई एक्शन, कोई डांस, ये सब नहीं हुआ करता था, ओनली परफॉर्मेंस। और गाना भी बहुत सोबर बन के, चल के, बैठ के, ऐसे ही पिक्चराइज हुआ करता था। मैं जब बॉलीवुड का फिल्म देखता था तो मुझे लगता था कि बॉलीवुड में काम करने के लिए, जो मैंने आपको पहले बताया, ये कोई रणजी ट्रॉफी नहीं है, मैं इंडियन टीम में खेलने जा रहा हूँ। और मेरा शुरू से था, मैं अगर हीरो बना तो सिर्फ मैं टॉलीवुड का हीरो नहीं बनूंगा, मुझे बॉलीवुड का हीरो बनना है। मतलब ऑल इंडिया लेवल में काम करना चाहता था मैं। मतलब वर्ल्ड कप में एक साथ जाना चाहते वर्ल्ड कप हुआ कि नहीं, लेकिन हिंदी फिल्म में, मतलब दुनिया में कहीं पे भी हिंदुस्तानी हो, जी वो हमें जानते हैं। तो हमें तो महसूस होती है जब मैं बाहर जाता हूँ, मुझे कितना प्यार मिलता है लोगों से, दुनिया के कहीं पे भी, वेस्ट इंडीज़ हो, अमेरिका हो, बेरूत हो, सिंगापुर हो, हर जगह। तो 20 साल बाद की मैं बात कर रही थी कि उसमें कैसे आपने उस चैलेंज को स्वीकार किया, और किसी खास गाने में, किसी खास सीन में कुछ मुश्किल तो नहीं आई? नहीं, कभी कोई मुश्किल मुझे महसूस नहीं हुई, और वहीदा जी ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, और मैं कभी घबराया नहीं उनके सामने। मैंने किसी के सामने भी नहीं घबराया। आप पूरी तैयारी से थे ना? हाँ, मैंने घबराया नहीं कभी। वो होता है ना कि नर्वस मैं कभी हुआ नहीं जिंदगी में। ये बहुत बड़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस एक था मेरा। और लैंग्वेज मैं जानता था, बाकी गाने में लिप देना मेरे के लिए कोई डिफिकल्ट नहीं था। मैं खुद गाना गाता था। मैं बंगाल में रेगुलर HMV आर्टिस्ट था। मैं हर दुर्गा पूजा में मेरा गाना रिकॉर्ड हुआ करता था। उनमें सब गाना हिट, सुपर हिट गाने हैं। बंगाली फिल्मों में भी मैंने बहुत गाना गाया, तो गाने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं बाद में बताऊंगा, एक गाना मुझे किशोर कुमार ने बोला था, ये गाना मैं गा के जा रहा हूँ, तुम लिप नहीं दे सकते। अच्छा, चैलेंज किया था उन्होंने? एक चैलेंज था, तो वो चैलेंज मैंने लिया था, और बाद में उन्होंने कहा था हाँ। अच्छा, आइए 20 साल बाद फिल्म का वो बेहद प्यारा गाना सुनते हैं हेमंत कुमार की आवाज में, जिससे आपकी भी बड़ी याद आ जाती है बार बार। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए। जरा नजरों से कह दो जी, मजा जब है तुम्हारी हर अदा कातिल ही कहलाए। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए। जरा नजरों से कह दो जी। कातिल तुम्हें पुकारूं कि जाने वफा कहूं, हैरत में पड़ गया हूं कि मैं तुमको क्या कहूं। जमाना है तुम्हारा, जमाना है तुम्हारा, चाहे जिसकी जिंदगी ले लो। अगर मेरा कहा मानो तो ऐसे खेल ना खेलो। तुम्हारी इस शरारत से न जाने किसकी मौत आए। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए। जरा नजरों से कह दो जी। कितनी मासूम लग रही हो तुम, तुमको जालिम कहे वो झूठा है। ये भोलापन तुम्हारा, ये भोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शौखी, जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की, खंजर की। भोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शौखी, जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की, खंजर की। नजर भर के जिसे तुम देख लो वो खुद ही मर जाए। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए। जरा नजरों से कह दो जी।
क्यों इस कदर बिगड़ती हो, छेड़ने वाले तो और भी हैं। बहारों पर करो गुस्सा, उलझती है जो आंखों से, हवाओं पर गुस्सा जो टकराती है जुल्फों से। कहीं ऐसा न हो कोई तुम्हारा दिल भी ले जाए, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अभिनेता विश्वजीत से निम्मी मिश्रा की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर विनायक तड़वलकर और सुभाष भांगरे। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। उजाले उनकी यादों के।